अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। ये एक वीट एलर्जी का केस है, सीलियक डिजीज, अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बच्चा है 4 साल का और 296 इसकी वीट एलर्जी है। तो कुछ देर पहले, अबाउट 6-8 महीने पहले ही पता चला, एंड लेबोरेटरी से अभी जो रिसेंट, फिर उनको जब पता चला तो उन्होंने वीट खाना बंद कर दिया एंड खिलाना बंद कर दिया बच्चे को। फिर उसका जो उसके बाद जब मेरे पास आई तो उसकी 22.31 थी। तो जब पूछा गया कि बच्चे का स्वभाव, जितने भी मैं केसेस बताऊंगी सारे बहुत रिलेटेड से लगेंगे, लेकिन हर केस में हमने एक चीज लर्न करनी है। इसमें जब पूछा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कहते जी बिल्कुल कहना नहीं मानती, लड़की है 4 साल की, बिल्कुल नहीं मानती, जिद बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत ज्यादा, शरारत, तोड़ फोड़, अंधेरे से भी बहुत डरती है तो इंटेलिजेंट, अंधेरे से भी डरती है और टीके से भी बहुत डरती है और टोटल लापरवाह, कोई भी काम ढंग से नहीं करना। है इंटेलिजेंट, आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जो अपनी इंटेलिजेंस है उसको किसी भी प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं लगाते। बहुत सारे पहले हमने जो 2 बच्चे किए बहुत माइल्ड थे, लेकिन ये बच्चा बहुत एग्रेसिव है, कहना नहीं मानना और जिद बहुत करनी, गुस्सा बहुत आना, शरारत करना, तोड़ फोड़ करनी, इस तरह का लापरवाह। तो हर जो भी मैं वर्ड बोलती हूँ हर चीज के लिए रूब्रिक है, हमने ये सारे रूब्रिक्स लेने हैं। जैसे वीट एलर्जी के केसेस होते हैं, उनमें सबसे पहले जो मैं लेती हूँ वो होता है वीट एग्रीवेट। ये फिर से किसी भी रेपर्टरी में नहीं है, सिर्फ एक मर्फी है जिसमें वीट एग्रीवेट रूब्रिक है और इसमें 27 मेडिसिन है। इसके साथ जो बच्चे कई होते हैं उनको वीट खाना पसंद बहुत होता है, कि कई बच्चों को तो समझाओ समझ जाते, कई तो इसके जैसे समझते भी नहीं है, इतनी ज्यादा डिसोबीडियंस, कहना नहीं मानना। तो वीट एग्रीवेट, वीट डिजायर, जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि हाय मुझे कब मैं ठीक हो जाऊं, कब मैं वीट खाना शुरू कर दूं। मैं पिछले 20 ईयर से 2006 में मैंने पहला वीट एलर्जी का केस ठीक किया था। जब वो पहली बार मेरे पास फर्स्ट टाइम आए तो मैंने कहा वीट एलर्जी, मैंने तो कभी सुना नहीं कि किसी को वीट से, गेहूं से एलर्जी हो सकती है। दिस वॉज स्ट्रेंज फॉर मी। कहते जी मैंने 7 साल पीजीआई से ट्रीटमेंट लिए, 3 साल यहाँ एक गैस्ट्रो के डॉक्टर है वहां से लिया, 10 साल हो गए। 15 साल की थी जब डिटेक्ट हुई, आज 25 साल की होगी, लेकिन इलाज नहीं, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सिम्टम्स डाल के देखते हैं। तो वो 6 महीने में ही ठीक हो गए। तो मैं तो हैरान कि ऐसे। फिर 1 साल के बाद दूसरा एक केस आ गया कि मुझे वीट एलर्जी है। ऐसे देखते देखते सालों में अब तो जिससे भी बात कर लो, सीलियक डिजीज है, वीट एलर्जी है, मेरे फलाने को भी है, मेरे ढमकाने को भी है, उसको भी है, अब तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम हो गई है। और जो मुझे लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, जो आजकल हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ व्हीट यूज होती हैं, बहुत साल हो गए स्टार्ट हुए, जो इतनी ज्यादा केमिकल्स हमारी जमीन में चले गए, जो इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, शायद ये जो चीजें हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारे गेहूं को, हमारी जमीन को, हमारे पानी को, उसको दूषित करते हैं। उस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। 20 साल पहले अगर मैंने ये एक रेयर, मुझे लगा था कि रेयर केस है, और आज के टाइम पे जिससे भी बात करो उसको पता कि उसको भी है, उसको भी है। और मैंने पिछले 20 सालों में मुझे लगता है कि 100, 200, 300 केस तो ठीक किए होंगे। बहुत सारे लोग दवाई छोड़ जाते हैं क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट बहुत है। मैं कहती हूँ कि साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे। और
2-4 महीने ली फिर छोड़ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा ठीक हो और वो कॉन्टिन्यूस उसको देते भी रहते हैं। तो जब ये सारे रूब्रिक्स डाले, डिसोबीडियंस, कहना नहीं मानना, ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन के जिद्दी बहुत है, गुस्सा बहुत है, एंगर इन चिल्ड्रन, मिस्चीवियस शरारती, और डिस्ट्रक्टिवनेस तोड़फोड़ करनी, फियर डार्क, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। हम जो इंजेक्शन का डर होता है उसको फियर इंजर्ड में लेते हैं, फियर डार्क, फियर इंजर्ड। और इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा है, बच्चे तो सारे आजकल इंटेलिजेंट है ही है, इंटेलेक्चुअल लेकिन फ्रिवलस है, बिल्कुल परवाह नहीं करती, अपनी बुक्स फाड़ देती है। और कायोटिक, कोई काम ढंग से नहीं करना। देखो कई बार किसी बच्चे के कितने नेगेटिव रूब्रिक्स आते हैं, तो जब ये सारे डाले तो सट्रामोनियम मेडिसिन आई। उसके साथ आती है लैकेसिस। लैकेसिस में 2-3 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। लैकेसिस कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकता। मान लो यहाँ पे कोई ग्लास पड़ा है, लैकेसिस वाला यहां से गुजरेगा, ग्लास नीचे। मान लो नीचे कोई चीज पड़ी, कोई जूता पड़ा है, उसको नहीं दिखता, वो जूते पे पैर लगेगा और जूता कहाँ। इसको बोलते हैं कैओटिक, कुछ समझ ही नहीं आता। बुक अपनी कॉपी पे काम करने लगेगा, लिखते लिखते उसका पेज ही फट जाएगा, उसके पेन की निबी टूट जाएगी, उसकी पेंसिल का सिक्का टूट जाएगा, रबर से रब करेगा, इतनी जोर से करेगा, पेज ही फट गया। ये सारी एग्जांपल्स लैकेसिस की है। chaotic cannot perform anything in orderly manner, कुछ भी ऑर्डरली मैनर में ढंग से कर ही नहीं सकता, सिंगुलर लैकेसिस है। और मुझे लगता है ये 90% केसेस में मुझे ये रूब्रिक मिला है लैकेसिस वालों का। और जब मैंने पहली बार लैकेसिस पढ़ी थी, लैकेसिस किसी पेशेंट ने मुझे सिखाई थी, तो भी इसी बेसिस के ऊपर कि वो टिकता नहीं है। तो यहाँ पे टिकने वाला या केओटिक ऑर्डरली मैनर वाला कुछ नहीं था, लेकिन केओटिक अकेला मैंने लिया। तो सट्रामोनियम आई, पहले 30 दी, तो उस बच्चे का लूज मोशन बहुत चलते थे और पेट में दर्द बहुत रहता था, एचबी कम रहता था, हेयर फॉल था। तो 30 में दी, 200 में दी। जब उन्होंने दूसरी बार टीटीजी करवाया, क्योंकि हम पहली बार में जब पेशेंट आता तो हम उसका वीट बिल्कुल बंद करवा देते हैं 100%, कि मुझे 6 महीने बिल्कुल आपकी 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स चाहिए। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों चाहिए, क्योंकि वीट एलर्जी एक स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, वो अपनी ही बॉडी को खाना शुरू कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाय होते हैं, हल्के हल्के हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं, वो अपनी बॉडी के हेयरी प्रोजेक्शंस को खा जाता है और उनकी एट्रोफी हो जाती है। ये बिल्कुल इंटेस्टाइन का अंदर वाला हिस्सा फ्लैट हो जाता है। उससे होता क्या है, उसके होने से जब विलाई नहीं आपकी बॉडी में होंगे तो कोई भी मिनरल्स, आयरन, इसी कारण इन बच्चों के में आयरन कम होता है, कैल्शियम या और मिनरल्स वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। एलोपैथी में इस चीज की बात करते हैं तो वो उनको फॉलिक एसिड दे देते हैं, आयरन कुछ और दे देते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल आयरन होता है वो सिर्फ 15 दिन काम करता है। लेकिन जब हम ट्रीट करते हैं, पेशेंट ठीक होता है, तो बॉडी अपने आप उसका आयन एब्जॉर्ब करती है और बनाती है। मैं किसी को भी कभी फेरमफॉस, फेरमेट कभी नहीं देती। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है अपने आप ही उसका टीटीजी कम होता है, विलाय ग्रो होते हैं, अपने आप ही ग्रो होते हैं, और उसके साथ उसका एचपी जो है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ कम होना भी इसका एक ये रीजन है, टीटीजी ज्यादा होना। तो जो जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो टीटीजी 1 है, विच शुड बी लेस देन 20। और बच्चे को मीठा बहुत पसंद है,
तो ये छोटी छोटी जो चीजें और होती हैं, उनको दोबारा अगर बेटर फील करना है तो फिर से ट्रेमोनियम 1 mg, पहले 30, फिर 200, फिर 1 mg, फिर हर महीने हमने 1 mg देनी है। यहाँ पे मैं डॉक्टर जेन शॉल्टन को फॉलो करती हूँ। वो हर केस को 1 mg से स्टार्ट करते हैं, हर महीने में एक डोज 1 mg की देते हैं। उसके बाद फिर से उनका टीटीजी की दूसरी बार पारी है, उनका फिर से 1 आया, उसकी ग्रोथ हो गई, उसकी हाइट बढ़ गई, उसका वेट बढ़ गया, और फिर से 1 है। और फिर हम क्या करते हैं इन बच्चों में, हम हफ्ते में एक बार बोलते हैं, 6 महीने में जब 2 रिपोर्ट्स हमारी नेगेटिव आ जाती हैं, फिर हम बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार खाना स्टार्ट करो, ताकि हमें पता लग जाए कि बॉडी अब खाने को, बॉडी हम अब उसको वीट को सहन करने लग गई है, बर्दाश्त करने लगी। फिर हम हर महीने 1 mg देंगे, और 3-3 महीने के बाद टीटीजी चेक करवाएंगे। अगर ठीक ढंग से टीटीजी चेक होता है, ठीक ढंग से, उसका मतलब कि 20 से लेस देन आता है, तो पहली बार 1 वीक खाना, फिर वीक में 2 बार, फिर 3 महीनों के बाद दोबारा से टेस्ट करवाना है। तो हर 3-3 महीनों के बाद, जो तो ढंग से लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो तो 1-1.5 साल में, क्योंकि हमें 2-3 फॉलोअप भी चाहिए होते हैं, तो वो तो 1-1.5 साल में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे खाना नहीं छोड़ते, वीट को बच्चे होते हैं कई नहीं छोड़ते, जिनका टीटीजी नेगेटिव आता ही नहीं है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस यूज करनी पड़ती हैं कि बच्चे को बिल्कुल भी आपने वीट नहीं देना। तो उनके 3-3 साल भी कई लोगों के लग जाते हैं। तो ऐसे हमने ये वाला केस सट्राबोनियम से ठीक किया। अब एक और केस, कई मेडिसिन के हमें थीम पता है कि ये कॉकुलस है, ये हायोसेमस का, बिट्रेट का है, ओपीएम का, एक्स्ट्रा वेजेंस के, कई मेडिसिन ऐसी हैं जिनके थीम्स पता है। तो ये उस तरह का केस है। एक बच्चे को लेके आते हैं कि बार बार इसको बुखार होता है। बच्चों में यही प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट दर्द होता है, बुखार होता है, गला दुखता है, चेस्ट हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो गई, इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। लेग्स में पेन है, वीक बहुत है, बुखार चढ़ा ही रहता है, थोड़े दिनों के बाद फिर से बुखार हो जाता है। तो जैसे कि हम पूछते हैं कि बच्चे का स्वभाव कैसा है, तो जब इस बच्चे का स्वभाव पूछा गया, उन्होंने बोला जी है तो बड़ा शांत, बहुत शांत है, बहुत माइल्ड है, कभी तंग नहीं करता, पढ़ने में हमेशा फर्स्ट आता है, कभी डरता नहीं है, कोई अंधेरे से डर नहीं, अपनी बुक्स कॉपीज को ठीक रखता है, अच्छी साफ सुथरी रखता है, लेकिन तंग नहीं करता, ना शरारतें करता है, ना तोड़ फोड़ करता है। पढ़ने का हमें तो कभी कहना ही नहीं पड़ता कि पढ़े, वो तो अपने आप ही पढ़ता रहता है। तो फिर हम पूछते हैं कि हमें लगता है कि 3-4 मेडिसिन के थीम आ रहे हैं, अगर पल्साटिला होगी तो वो बच्चा बहुत रोंदू होगा कि बात बात पे रो पड़ना, और यू डोंट लव मी, आप तो मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो पल्साटिला आउट हो जाती है। लैकेसिस वाली शरारतें नहीं है, वो भी आउट हो जाती है, लेकिन है बहुत सियाना बच्चा। तो मैंने पूछा जी, जैसे ये शरारत नहीं करता, तंग नहीं करता, मान लो कभी आपका सिर दुखने लग जाए, या आपको कोई, मदर को या फादर को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसका ये क्या करता है? कहते जी तो मुझे बोलेगा मम्मा चाय लेके आऊं, मम्मा पानी लेके आऊं, मम्मा आपको दवाई दूं, फिर तो बहुत ज्यादा केयर करता है। तो मैंने कहा डिमांड्स और कोई चीजें की? कहते बिल्कुल नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई चीजें नहीं मांगता, जो भी दे दो बस इसने खा लेना है, इसने बिल्कुल कभी तंग करता ही नहीं है।
सो दिस इज द थीम ऑफ कॉकुलस। कॉकुलस ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें बड़ों में भी हम इसी तरह से यूज करते हैं कि जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं, ज्यादा गुस्सा गुस्सा ये नहीं कि आता नहीं है, आता है लेकिन ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, ज्यादा दिखाते नहीं है, शांत होते हैं, कंटेंट होते हैं, नो डिजायर्स नो डिमांड्स, कुछ भी आस्क फॉर नथिंग, डिजायर्स नथिंग, कंटेंट, हैप्पी। लेकिन अगर कोई दूसरा बीमार हो गया फिर उसकी इतनी ज्यादा केयर करते हैं, बार बार पूछना कि कैसे हाल है, आप ठीक हो। अगर कॉकुलस के बड़े किसी बंदे की बात करते हैं, पेशेंट की, तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की सेवा करते करते खुद बीमार हो जाते हैं। इस तरह के ये, इसको बेस्ट नर्स बोला जाता है। तो हमने उसको कॉकुलस दी, कॉकुलस 30 एक डोज। उन्होंने बोला कि इसके दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। कॉकुलस 201 डोज। उसकी नी में, घुटने में पेन थी, क्योंकि बच्चे के बाद ज्यादा खेलते हैं ना, गिर गुर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो कुछ भी ऐसा देने की जरूरत नहीं होती कि हम हर केस में आर्निका देंगे, हाइपेरिकम देंगे, बिल्कुल कुछ चीज की जरूरत नहीं है। तो वो कहते कि शायद कैल्शियम कम हो गया। मैंने कहा दूध वगैरह देते हो? कहते हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कम होता, डाइट प्रॉपर रखो, अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं मेडिसिन देती हूँ। कॉकुलस 30 दी, 200 दी, फिर से 200 दी, फिर से 200 दी, 1 तक भी नहीं पहुंची। ये तकरीबन 4 महीनों में ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, ना कभी दोबारा घुटना दिखा। वो भी उनकी प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा खेलता है, गिर जाता है, तो इसका घुटना दुखने शुरू हो जाता है, नी में पेन होनी शुरू हो जाती है, टाइफाइड होता रहता है, वीक बहुत हो गया है। तो अभी उन्होंने बोला कि सारी चीजें ठीक है, मुड़ के कभी बुखार हुआ ही नहीं है। और कॉकरोच की एक और बात बताऊं, कॉकलेस वाले पेशेंट जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बुखार में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं बुखार को। ये बच्चे बहुत प्लेफुल होते हैं, बहुत खेलते हैं, बड़ी बड़ी मस्ती करते हैं। और मान लो इनको बुखार चढ़ गया तो 99 हुआ, 100 हुआ, इनको कुछ नहीं समझ लगती। 101 हुआ, 102 हुआ, फिर इनको थोड़ा झटका सा लगता है कि बुखार हो गया। 103 हुआ, फिर जब 3 हुआ तो ये आके अंदर बेड पे लेट जाते हैं। फिर भी इन्होंने ऐसे नहीं है कि अपनी मम्मी के पास रोते रोते आए कि मुझे बुखार हो गया, मुझे मेरा सिर दुख रहा है, मेरी बॉडी दुख, कुछ नहीं। वो तो मम्मी थोड़ी देर के बाद आएगी, वो ही देखेगी कि हो क्या हो गया, लेट गया तो, और जब फोरहेड पे यहाँ हाथ लगा के देखेगी, ओहो ये तो बहुत ज्यादा बुखार है। तो कॉकुलस का बच्चा इस तरह का होता है। और बिल्कुल कंप्लेन नहीं करनी, मम्मी को बार बार नहीं बुलाना। अगर जर्सीमियम के बच्चे की बात करते हैं, सट्रामोनियम के बच्चे की बात करते हैं, ये दोनों बच्चों में क्लिंकिंग बहुत होती है। आते सारी मम्मी को चिपक जाना कि मम्मी मुझे बुखार हुआ, बस मेरे पास बैठो। कॉकुलस वाला बोलेगा नहीं मम्मा, आपने काम करना है, आप काम करो, मैं लेटा हूं, मैं टीवी चल रहा है, मैं टीवी देख रहा हूं, कोई बात नहीं। लेकिन जसीमे वाला, मम्मा ये काम छोड़ो, ये बाद में कर लेना, मेरे पास बैठो। और मम्मा की गोदी में बैठ के कि मुझे हिलाओ मत, क्योंकि जैसी में क्वाइट वांट्स टू बी है, डिस्टर्ब है, वांट्स टू बीइंग है, ना मुझे तंग करो ना मुझे हिलाओ, बस गोदी में सिर रखा है, ऐसे ही पड़ा रहने दो, आपने भी नहीं हिलना, आपने जाना भी नहीं कहीं, रोटी भी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, बस मेरे पास बैठो। सेम सट्रामोनियम करता है कि मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। लेकिन सट्रामोनियम में वो क्वाइट एंड वो डिस्टर्ब वो नहीं है, वो वाला फैक्टर नहीं है, वो जलसीमियम है। तो इस बच्चे को जैसे इतनी देर से बुखार हो ही जा रहा था, कमजोर हो ही जा रहा था, लेग्स पेन थी, वो सारा कुछ सिर्फ 3-4 महीनों में कॉकुलस की आई थिंक 5 डोजेस दी है, जिससे ये बिल्कुल 100% ठीक हो गया। थैंक यू डॉक्टर हाजिया।